नमस्कार, आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। आपके कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं या कोई सुझाव है, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आज वैसे कबीर जयंती भी है। कबीर साहब की एक अद्भुत हम सब पर कृपा है कि इस तरफ हम उस तरफ का संकेत है जो उनकी वाणी में है, जो हमारे लिए एक दिए की तरह काम करता है, एक रोशनी की तरह काम करता है। तो उनको भी नमन। कुछ प्रश्न आए थे, वहीं से शुरुआत करते हैं। शायद विराट के प्रश्न थे, तो शायद अभी जुड़े नहीं हैं, पर यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि दृष्टा के दर्शन नहीं हो सकते तो उसका बोध होना कैसे संभव है। दूसरा प्रश्न भी इससे मिलता जुलता ही है कि यदि शरीर में दर्द हो रहा है तो इसका अनुभव किसे हो रहा है, शरीर को या दृष्टा को। तो पहले प्रश्न पर थोड़ा टिकते हैं कि दृष्टा के दर्शन नहीं हो सकते तो उसका बोध होना कैसे संभव है। मुझे लगता है कि यहाँ जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है वो उतना सटीक नहीं है। हो सकता है उनका तात्पर्य कुछ और है और प्रश्न कुछ, शब्द कुछ और है। जैसे कि दृष्टा का अनुभव नहीं हो सकता तो वो है ये कैसे मान ले, इस तरह का कुछ पूछना चाहते हैं कि दृष्टा को जो हम किसी तरीके से जान नहीं सकते तो वो है, उसका होना कैसे सिद्ध होगा, या कहा जाए कि उसका बोध कैसे हो। बोध यानी, बोध से अब पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि बोध और दर्शन बड़े भारी से शब्द। पर इसको पहले साधारण तरीके से गया होगा, शायद उससे उत्तर देते हैं, फिर अलग एक दृष्टि उस पर डालने का प्रयास करेंगे कि दृष्टा का जब अनुभव नहीं हो सकता तो वो है ये कैसे सिद्ध हुआ। प्रश्न बहुत अच्छा है कि जो अनुभव में नहीं आता उसका अस्तित्व कैसे मान लिया जाए, या वो है, बोध यानी वो है, ये क्यों स्वीकार किया जाए। अगर ये बात गहराई में उतर गई तो फिर क्रांति घट जाएगी, क्योंकि दृष्टा जब कहा गया होगा तो बड़ा मजबूरी में कहा गया होगा। जब साक्षी या दृष्टा का जैसे शब्दों का उपयोग किया गया होगा तो बहुत मजबूरी वश कहा गया होगा इन शब्दों को, क्योंकि जो है पहले वहां टिकते हैं जिसका अनुभव हो सकता है। जैसे दृश्य, हम समझते हैं कि हम दृश्य का अनुभव हो गया इसलिए हमें उसका बोध हो गया कि दृश्य, दृश्य क्या है मैं जानता हूं, ठोस, बिल्कुल, उसमें कोई संशय नहीं है कि दृश्य क्या है, उसको मैं जानता हूं। बुद्धि कहती है मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्मृति से कभी भी उस संचित सूचना को बाहर निकाल करके उपयोग कर सकता हूँ। तो मैं जानता हूँ ना, तभी तो उसका उपयोग कर पा रहा हूँ। तो वो ठोस है कि मैं दृश्य को जानता हूँ, इसीलिए वो है, क्योंकि मैं जान सकता हूँ उसको। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरफ ये बात जा रही है। हमें दृश्य के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि जो बुद्धि है वो खुद एक दृश्य है, जो इंद्रियां हैं वो एक दृश्य है। जिसको हम फूल कहते हैं उसको हम क्या जानते हैं? उसकी सुगंध, उसका स्पर्श, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक उसकी उपयोगिता या अनुपयोगिता। इसके सिवा हम क्या जानते हैं? क्या हम उसके सौंदर्य को
जान सकते हैं, बयान कर सकते हैं, तोल सकते हैं। उससे जो भावनाएं हैं, जो प्रेम है, उसका कुछ किया जा सकता है। क्या जानते हैं हम फूल के बारे में? कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि अगर आप एक फूल से संबंधित नहीं हो पाए तो किसी से संबंधित नहीं हो सकते। फूल एक बिल्कुल निरीह निरीह सी चीज है, जिसमें कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता, भला बेशक करता हो, सुंदर बेशक दिखता हो, खुशबू फैलाता है, पर किसी की हानि नहीं करता। अगर आप उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, तो किससे प्रेम करेंगे, किसको देखेंगे, किससे संबंधित होंगे? हम फूल को ऐसे तोड़ लेते हैं जैसे कोई कोई भावना नहीं है उसके साथ जुड़ी हुई, कोई देखा नहीं गया उसको, कभी ढंग से नहीं देखा गया। तो हम क्या जानते हैं दृश्य के बारे में? जब दृश्य के बारे में नहीं जानते तो दृष्टा के बारे में हम क्या आकलन कर सकते हैं? दृष्टा के बारे में भी तो उसी उसी सूचना के आधार पे कोई कल्पना करेंगे जो दृश्य से उत्पन्न हुई है, कि कोई दृष्टा तो होगा जो दृश्य को जान रहा है। क्या ऐसा है? और अगर है भी तो क्या वो उसका बोध सीधे हो सकता है? क्या ये कहना उचित है कि वो उसको जाना नहीं जाता लेकिन हुआ जा सकता है? कैसे हुआ जा सकता है? कौन है जो हो जाता है? या दूसरी तरीके से भी कहा जाता है कि वो है ही, बस ऊपर से धूल हटनी है। कैसे पता कि वो है ही? किसको पता कि वो है? ये बहुत बड़ा एक धोखा हो गया हमारे साथ, कि हम इसको बिल्कुल वहां से शुरू कीजिए जहां से आपको, देखिए कुछ भी कहेंगे ना तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहां से शुरू कीजिए कि दृष्टा कब उत्पन्न होता है। अगर किसी पशु का उदाहरण लेते हैं तो क्या उसमें दृष्टा है, या वो जानता है कि वो दृष्टा है? वो नहीं जान पाता। उसके लिए अनुभव सर्वोपरि है, इंस्टिंक्ट्स, उनके अनुसार उसका जीवन चलता रहता है। एक बच्चा है, वो भी देख रहा है, पर वो नहीं जानता कि वो देख रहा है, दिख रहा है वहाँ। उसको वो बोध नहीं है कि वो देखने वाला है। पर यहाँ पर जो ये वो देखने वाला जब शब्द आ जाता है, तो जो ज्ञानी लोग हैं वहां पर भी एक उलझाव होने की संभावना है, क्योंकि हमने अपने आप को दृश्य से अलग कर लिया। जबकि जब जो प्रकट है आप वही हो उस समय, आप उससे भिन्न नहीं हो। ये विचार बाद में आता है कि मैं गुस्सा हुआ, या मैं मुझ में लोभ है। ये सारे विचार बाद के उत्पत्ति है, बुद्धि की उत्पत्ति है। अगर ये उत्पत्ति ना भी हो तब भी तो वो घटना अपने सौंदर्य में घटी थी। हमारी बुद्धि उसको सही गलत ठहराने लगती है कि ये अच्छा है, इसको पकड़ के रखें, जकड़ के रखें, और ये बुरा है, इस ये कैसे मेरे अंदर आ गया, मैं संत महान आदमी हूँ, कैसे ये बेकार सी भावना मेरे अंदर या विचार मेरे अंदर प्रकट हुए, कैसे उनकी हिम्मत हुई कि मेरे अंदर प्रकट हो पाए। देख रहे हैं, ये सूक्ष्म रूप से हो रहा है। तो एक द्वंद्व वहां बन गया, एक विभाजन वहां बन गया जहां कोई विभाजन नहीं है। तो दृष्टा का जो भाव है वो बुद्धि से जनित है। वो एक पूर्व की घटना है, यानी बाद की घटना है। जो हो चुका, उस समय कोई दृष्टा नहीं है। क्या दृष्टा होना आवश्यक है भी, मान भी लें कि है, तो आप आप क्या करेंगे उसको जानकर, जब हमने ये कह दिया, या वही उन्हीं ग्रंथों में ये लिखा है कि दृष्टा भी दृश्य है।
तो दृष्टा का अलग साम्राज्य स्थापित करके मैं क्या करना चाहता है, क्या वो स्थापित करना चाहता है? वो अपने आप को बचाए रखना चाहता है दृष्टा के रूप में, कि मैं उससे भिन्न हूं जो बदल रहा है, तो मैं तो सुप्रीम हो गया, मैं सर्वोपरि हो गया। और वो मैं सूक्ष्म रूप से बहुत बारीक रूप में बना रहता है, एक सिद्धांत के रूप में, एक विचार के रूप में। तो जो विचारक है वो भी विचार है, जो दृष्टा है वो भी दृश्य है, जो साक्षी है वो भी साक्ष्य है। इसमें भेद जैसे ही उत्पन्न हुआ, वो सबसे पहला विभाजन होता है, सबसे पहला द्वंद्व होता है, सबसे पहली दुख की उत्पत्ति वहीं से होती है। क्या ये बात हम देख सकते हैं? अगर ये दिख रहा है तो फिर ये प्रश्न नहीं उठेगा कि कैसे उसको सिद्ध किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि दृष्टा सत्य है और दृश्य झूठ है, या दृष्टा झूठ है दृश्य सत्य है, या दोनों सत्य है या दोनों झूठ है। ये सारी बातें बेमानी सी है, केवल वाद विवाद के लिए अच्छी है, कि मुझे ज्यादा सूक्ष्म जानकारी प्राप्त है तुम्हारे से ज्यादा, तब तो ठीक है। पर उससे क्या हासिल होगा? क्या जीवन में बदलाव आया? क्या जीवन में उतरा? क्या द्वंद समाप्त हुआ? क्या दुख समाप्त हुआ? क्या विचारों का आवागमन हम देख पाए कि कहाँ से विचार प्रकट होते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, और चला गया एक विचार अगर उतना भी देख लिया, फिर उसका जो धरातल है जहां पर वो प्रकट हुए और जहां विलीन हुए, क्या वो धरातल विचार से भिन्न है? क्या वो जो सागर में लहरें उठी हैं वो सागर से भिन्न है? तो दो है ही नहीं। जैसे हमने दृष्टा को एक कुछ अलग मान लिया, बेशक किसी भी रूप में आप उसको अलग मान लें, तो वहां पर द्वंद उत्पन्न हो जाएगा। ये सबसे मौलिक द्वंद है, दुख है, सबसे बड़ा दुख, सबसे सूक्ष्म दुख यही है, एक गलत विभाजन जहाँ पे कोई विभाजन नहीं है। वहां तक हम पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम जो कंटेंट हैं, जो वस्तुएं हैं हमारे चित्त में, जो घूमने वाली वस्तुएं हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, उन्हीं में सुधार करना चाहते हैं। वो जो सुधार करने वाला है वही तो दृष्टा अपने आप को मान के बैठा है। तो अगर दर्शन शब्द का उपयोग किया गया या बोध शब्द का उपयोग किया गया, ये दोनों शब्द वास्तव में इनका अर्थ होता है जब दृष्टा और दृश्य का भेद नहीं है, ये बात समझ में आ जाए, तो दर्शन है, तो बोध है। ये समझ की तो पूरा खेल है। और वो समझ ऐसी नहीं कि सैद्धांतिक रूप में समझ में आ गया हो। वो क्योंकि बुद्धि बहुत खेल, बारीक रूप से वहां खेल खेलना जानती है। वो बड़े सूक्ष्म रूप से सिद्धांत को पकड़ लेगी कि हाँ, दृष्टा दृश्य एक है, और वो सिद्धांत के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, एक विचार के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, संचित हो जाएगा। दोनों में कोई भेद नहीं है, सब अविभाजित है, अखंड है, पूर्ण है, शून्य है। ये सब बुद्धि फिर से अपने आप को बचा के रख लेगी बीच में से, पीछे से, कि बुद्धि की एक सीमा है। जो इन सब विचारों से जब
इन सिद्धांतों से जब निष्कर्षों से जब हम भी नहीं, जब इन सब निष्कर्षों का समाप्ति हो जाती है, हट जाते हैं, तब दर्शन है, तब बोध है, तब होश है। ये शब्द भी बड़े मुश्किल से कहे जाते हैं क्योंकि वो निर्वचनीय है। वो साकार भी है, वो निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, और ना सगुण है ना निर्गुण है, ना साकार है ना निराकार है। क्योंकि ये सारे जो बातें हैं ये विचार की तरह प्रकट है, और देखने वाला वहां कोई नहीं है। तभी तो जो दिख रहा है वो पूर्ण हो सकता है। अगर देखने वाला दिखने वाले से भिन्न है तो पूर्णता कैसे हुई? फिर शून्यता कैसे हुई? फिर अद्वैत कैसे हुआ? फिर बुद्धि तो बनी रही, मैं बना रहा, एक साक्षी के रूप में या दृष्टा के रूप में। तो दर्शन नहीं घटा वहां पे, बोध नहीं घटा। बोध तब घटता है जब वो विभाजन नहीं है, और बुद्धि इस बात को नहीं जान सकती कि विभाजन है या नहीं है। तो एक खिलावट वहां पे मौजूद हो सकती है, एक सौंदर्य वहां प्रकट हो सकता है, एक संभावना वहां उत्पन्न होती है, एक समर्पण वहां प्रकट होता है, जिसको कवियों ने प्रेम कहा है, जिसको कवियों ने सत्य कहा है, जिसको चैतन्य कहा गया। ये शब्द मात्र हैं अगर इनका अर्थ आप पकड़ करके बैठ जाएंगे। पर जो अभी कहा जा रहा है वो धरातल क्या है जहां पर सुना जा रहा है बिना किसी सुनने वाले के? वो धरातल क्या है जहां से कहा जा रहा है पर कोई कहने वाला मौजूद नहीं है? उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तभी तो वो भेद मिटेगा, दृष्टा और दृश्य का। दूसरा प्रश्न है कि यदि शरीर में दर्द हो रहा है तो इसका अनुभव किसे हो रहा है, शरीर को या दृष्टा को? दर्द होना एक बड़ी नैसर्गिक सी प्रक्रिया है, और वो शरीर अपने आप को बचा के रखने के लिए दर्द का निर्माण हुआ होगा। एक मशीन में, जैसे एक मशीन होती है उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, अगर उसके अंदर ये संभावना प्रकट हो गई मशीन के अंदर कि मैं अलग एक एंटिटी हूँ, अलग व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व हूँ, तो उसमें और इस शरीर में कोई भेद नहीं रहेगा। ये शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है दो स्तर पे। एक जो भौतिक रूप से हम जिसे देखते हैं वो तो फिर भी प्रकृति है, जो पूरी प्रकृति से अटूट है, जुड़ा हुआ है, नैसर्गिक है। पर उसके बारे में जैसे ही हमने कोई धारणा बनाई, वो फिर मानसिक जो विचार उसके बारे में बनते हैं वो आभासीय है, झूठ है। तो शरीर में दर्द होना बड़ा स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अन्यथा अगर शरीर में दर्द जैसा कुछ नहीं रहेगा तो आप सोए हैं, कोई आपका एक हाथ काट के चला गया, फिर सुबह आपको देखे अरे हाथ कहाँ गया। तो आप समझ रहे हैं कि दर्द कितना महत्वपूर्ण है। हम दर्द से भागते हैं और दुख क्या है वो नहीं जानते। दर्द तो बहुत स्वाभाविक सी घटना है, पर उससे ये दर्द मुझे हो रहा है या मुझे क्यों हुआ या नहीं होना चाहिए, वो दुख का कारण है, जहां पर वो विभाजन प्रकट हो गया। तो प्रश्न खैर कुछ और है कि जो दर्द हो रहा है ये किसको दर्द हो रहा है?
शरीर को या दृष्टा को? तो अभी जो पहला प्रश्न था उसी में हमने जब ढूंढा कि दृष्टा कहाँ है, तो बिना विचार के आप दृष्टा को परिभाषित नहीं कर सकते। बिना बुद्धि को बीच में लाए आप दृष्टा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। और शरीर को दर्द होता है, यानी शरीर में एक प्रक्रिया चलती है जिसको दर्द कहा गया है, एक संवेदना है। वहां कोई देखने वाला नहीं है जिसको हम दृष्टा के रूप में परिभाषित कर पाए। कम से कम अभी तो यही दिखता है। देखने वाला बाद में पैदा होता है जब घटना घट जाती है। बेशक वो माइक्रो सेकेंड या एक सेकेंड के 1000वें हिस्से में पैदा हो, पर बाद में पैदा होता है, तो वो भूत है। वास्तव में अगर आप देखें तो किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो अपनी स्मृति से देखते हैं। अगर स्मृति हटा दें तो सब बिल्कुल ताजा है, पर हम स्मृति से देखते हैं। तो वो जो स्मृति से जो देखना है वो बिना तदात्म के नहीं हो सकता। तदात्म का अर्थ है आइडेंटिफिकेशन, कि मैं उस स्मृति के किसी भाग से अपने आप को एकाकार करके देख रहा हूं, तभी तो दृष्टा उत्पन्न होता है। अगर वो बुद्धि वहां से हटा दे, अगर वो स्मृति बीच में से हट जाए, कोई माध्यम ना रहे बीच में, तब भी तो दर्शन घट रहा है। उसी को बोध कहते हैं, उसी को होश कहते हैं। वो देखना जहां पर कोई देखने वाला ना हो, तो दर्शन है। क्या ऐसा संभव है या केवल एक काल्पनिक बात हो रही है? आप में से कोई अपने विचार रखना चाहे तो, क्योंकि विराट जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था वो तो जुड़े नहीं है। इस, इस बात को मत मानिए जो कहा गया अभी तक। खुद अगर आप देख पाए कि कैसे मन, बुद्धि और अहम और स्मृति चारों मिलके कैसे अपने बचाव के लिए कोई ना कोई चीज गढ़ लेते हैं, कैसे गढ़ लेते हैं कि मैं ना मिट जाऊं कहीं, क्योंकि मैं का अंत ही प्रेम का उदय है। जी, हाँ, प्रणाम। जी हाँ नमस्कार। जी। मेरा प्रश्न ये है जी कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्मृति ना हो, अ, तो स्मृति के बगैर कुछ हो सकता है? मेरा कहने का मतलब, मेरा प्रश्न ये है। और दूसरा जी, हम सुन रहे थे, आपने कहा कि प्राकृतिक है, और जो कुछ मानसिक आपने कहा कि और जो होता है वो मानसिक है। तो अब अब मानसिक और आभासी है, कल्पना है। तो अब इसमें भेद कैसे करेंगे कि ये प्राकृतिक है और ये आभासी है, ये कल्पना है? जी, प्रकाश डालें इस पे थोड़ा सा। जी जी, आपके दो प्रश्न हैं कि क्या स्मृति के बिना कुछ हो सकता है। इसको आप खुद ही बताइए कि क्या स्मृति के बिना कुछ जाना जा सकता है या कुछ सिद्ध किया जा सकता है। अजय जी आप जी नहीं। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। क्या जी, स्मृति के जी, बिना कुछ जाना जा सकता है या कोई सिद्धांत बनाया जा सकता है या किसी निष्कर्ष पे आया जा सकता है? जी नहीं, जी नहीं, नहीं आ सकता। लेकिन नहीं। क्या स्मृति के बिना कुछ हुआ नहीं जा सकता? हाँ, स्मृति के बिना कुछ तो है। करेक्ट।
हाँ। अब आप बताइए कि जो पहली बात कही आपने कि नहीं बनाया जा सकता स्मृति के बिना कोई निष्कर्ष सिद्धांत, पर कुछ तो है ना। क्या यहाँ पे हम रुक नहीं सकते कि वो जो है वो निसर्ग है, वो प्राकृतिक है, उसके बारे में जैसे ही आपने कुछ कहा वो मानसिक हो गया, वो आभासी हो गया, वो झूठ हो गया। जैसे ये शरीर है, ये प्रकृति है शरीर, इस पे आप इसको नकार नहीं सकते कि शरीर नहीं है। पर आप जैसे ही उसको शरीर शब्द का उपयोग करेंगे वो बात झूठ है। ये समझ रहे हैं आप बे दिन में। हाँ, ये बात समझ रहा हूँ। मेरा प्रश्न दूसरा संदर्भ में था कि नहीं जैसे नहीं, आपने वहां कहा पे भी कि आएंगे। पहले ये वाली बात क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जो दूसरा प्रश्न है। आपने पहला ही जी, प्रश्न ये पूछा कि क्या स्मृति के बिना कुछ संभव है, यही पूछा था ना आपने पहला प्रश्न। हाँ, हाँ, जो क्रियाकलाप हमारी वार्ता है, जो भी है, करेक्ट। ज्ञान अज्ञान जो भी है। राइट, तो वो उसी पे तो हम टिकते हैं थोड़ी देर, फिर आगे चलते हैं कि स्मृति के बिना होना, स्मृति के बिना कोई निष्कर्ष संभव नहीं है। ये बात समझ में आती है क्योंकि स्मृति अनुभवों पे आधारित है ना। जी, तो अनुभवों पे अनुभवों, कैसे आधारित है? स्मृति अनुभवों पे कैसे आधारित है? बिना अनुभव और के स्मृति कैसे बनेगी। अनुभव तो ऐसा है कि हमने कोई चीज़ देखी तो वो एक छाप छूट गया कि हाँ, ये अभी दूसरी बार उसको देखे तो फिर वो एक उसी की एक छाप छूटती है कि हाँ, नहीं ये चीज़ मैंने हम देखी हुई है। और उसी को तो स्मृति कहीं तो कहते हैं। जो ये दिख रहा है ये स्मृति नहीं है। मेरे कहने नहीं का मतलब नहीं, ये एक मिनट एक पेड़ मिनट, पौधे अभी जो इत्यादि आपने जो दिख रहे हैं। अजय जी, जो आपने जो पहली बात कही वही तो स्मृति है कि जो अनुभव हुआ आप उसको दोबारा से स्मरण या उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसी को तो स्मृति कहेंगे। यहाँ पे याददाश्त के रूप में स्मृति शब्द का उपयोग किया जा रहा है कि आप उसको अनुभव को दोबारा से बुला सकते हैं, उसी को तो स्मृति कहते हैं। स्मरण स्मरण स्मरण। हाँ, स्मरण स्मरण, जी जी। तो स्मरण के संबंध में तो ठीक है, लेकिन ये गुरु जी हमने ये समझा है कि स्मृति जो है कि जो भी है, जो भी दृश्य होता है वह स्मृति के कारण ही वो स्मृति ही दृश्य होती है और उसी के कारण ही दृश्य होता है। ये कारण प्रभाव नहीं है अजय जी। जी, जी, ये प्रकृति है दोनों, जो जिसको आप दृश्य कहते हैं, जो इंद्रियां हैं, जो शरीर है, ये सब प्रकृति है। अब हुँ। इस प्रकृति में कारण प्रभाव नहीं है कि इसके कारण वो है या इसके कारण ये है, वो आपको हाँ, कहीं ये बात मिलेगा क्लियर नहीं। है। जी। जी, ये बात स्पष्ट है कि कारण प्रभाव नहीं। लेकिन हाँ, जो स्मृति है, ये जो भी है हमारा, हमारी इंद्रियाँ, हमारा जो भी है, मानसिक, अमानसिक जो भी है, भौतिक, अभौतिक जो भी है, ये अगर देखा जाए तो स्मृति ही है, ऐसा मेरा मनन है। तो अगर मैं कहीं चूक रहा हूँ, तो इसमें प्रकाश डालें। जी। जी, मेरी आवाज़ आ रही थी अब? हाँ हाँ, मैं सुना आपने क्या कहा। और कोई मित्र इसमें अपने अपनी बात रखना चाहेंगे कि स्मृति और अनुभव में क्या भेद है। आप जो मौलिक बात पूछ रहे हैं कि अनुभव से स्मृति बनती है या स्मृति और अनुभव एक ही बात है। जो भी है वो स्मृति है, एक ये वक्तव्य है। और दूसरा वक्तव्य ये है कि जो भी है आप उसको प्रकृति कह सकते हैं, निसर्ग कह सकते हैं। एक ही चीज है, अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया होगा। परंतु स्मृति को मैं दूसरे संदर्भ में उपयोग कर रहा था कि जो अनुभव संग्रहित है उसको स्मृति या याददाश्त के रूप में कहा गया है। तो बिना याददाश्त के आप किसी भी वक्तव्य या निष्कर्ष पे नहीं आ सकते। ये जो भाषा है ये स्टोर्ड है आपके चित्त में, आपके नहीं, चित्त में स्टोर्ड है। तभी तो आप उसका कोई आकलन या उसका कुछ अर्थ निकाल पा रहे हैं।
तो प्रश्न ये था कि क्या स्मृति के बिना कुछ है? तो अब आपका प्रश्न दोबारा से अगर फ्रेज किया जाए कि क्या अनुभव के बिना कुछ और है? क्या अनुभव के बिना कुछ है? ये पूछना चाहते हैं अजय आप? जी। कि हाँ, अनुभव। हाँ, मेरा ये हाँ, अनुभव के बिना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या स्मृति के बिना कुछ है? जी, मेरा मानना ऐसा है कि जैसे स्मृति है, ये एक बड़ी स्मृति है। मैं थोड़ा-सा और इसको थोड़ा-सा विस्तृत करता हूँ, और मैं कहीं अगर चूक रहा हूँ तो मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ अपने आप को। तो जैसे एक बड़ी स्मृति है, जिसमें कुछ चीज़ें सेम चीज़ें हो रही हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, इत्यादि हैं, जानवर, हमारा शरीर है, हमारी इंद्रियाँ हैं। ये एक लेवल पे चल रहा है। दूसरे लेवल पे हमारी स्मृति पे आ जाते हैं, जो हमें स्मरण की जो स्मरण है जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ भी सेम ही चीज़ें हो रही हैं करीब-करीब। लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्दी मिट रही हैं, और इनको फिर से रिकॉल किया जा रहा है, और इनमें भी वैसे ही प्रगति हो रही है, और फिर कुछ खत्म भी हो रही है, याददाश्त चली जा रही है, फिर कुछ उसमें नई चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, मिट रही हैं। ये सब रिकलेक्शन है एक तरह से, तो मेरा मनन इस लेवल पे है। तो क्या सही मैं दिशा में जा रहा हूँ या कहीं भटक रहा हूँ? जी, नहीं, बट इसमें प्रकाश सर। प्रश्न क्या है? ये आपने सही कहा, हो सकता है एक बड़ी स्मृति है, एक छोटी स्मृति है, जहाँ पे एक तरह की प्रक्रियाएं दोनों जगह चल रही है। पर अनुभव और प्रश्न स्मृति को अभी थोड़ा अलग अलग रखिए। अब प्रश्न क्या है, दोबारा से बताइए। जी, मेरा प्रश्न वही था कि ये स्मृति के बगैर क्या कुछ है? तो जो होना है वो होश है, वो सही है। संदर्भ ये था कि स्मृति के जो यहाँ पे आपने कहा था नैसर्गिक और ये आभासीय, तो इसको हम ये कह रहे थे कि इसको भेद कैसे कर सकते हैं? नैसर्गिक और आभासीय। नैसर्गिक तो एकमात्र होश ही है, कि जो स्मृति के बगैर, हाँ, ऐसा लगता है होश भी नहीं कहा जा सकता, कुछ है। ये बात क्लियर कट है। जो भी हो, होश हो या कुछ भी हो, वो है। निसर्ग और आभासी की जो बात है वो ऐसी है कि जैसे ये पेड़ है, उसको आप निसर्ग कह सकते हैं, पर पेड़ शब्द जो है वो आभासी है। जो मिठास है वो निसर्ग है, पर मिठास शब्द आभासी है। जी, वो भेद ठीक। है दोनों, मतलब जो मानसिक रूप से आप उसकी कल्पना करते हैं, विचार करते हैं या संग्रहित कर लेते हैं स्मृति में, वो आभासी है। पर जो जी, निसर्ग है वो, आप ये नहीं कह सकते कि रोशनी नहीं है, पेड़ नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, शरीर नहीं है। वो वो प्राकृतिक चीजें हैं, उनके अंदर अपनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। पर हम जैसे ही उसको कोई नाम देते हैं तो वो हमारे विचारों का उत्पाद है। वो नहीं है जो नाम जिसका लिया जा रहा है। हाँ। ये अ, आभासी है। जी, ठीक है, लेकिन ये और सारी चीज़ें तो उत्पन्न वहीं से हो रही हैं, तो कहाँ ये, से हाँ, उत्पन्न हो इसको रही है? कह सकते हैं। अ, कहाँ से उत्पन्न हो रही है? स्मृति के, ये स्मृति के कारण ही जो भी करेक्ट, विचार आदि उत्पन्न करेक्ट, हो रहे हैं, है ना? करेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर एक एक नज़रिए से मेरा एक दृष्टिकोण ये है कि हाँ, मान लीजिए उसी से उत्पन्न हो रहा है, तो अगर और स्मृति भी आभासी ही है, क्योंकि वो भी खत्म ही होती है और पल-पल परिवर्तित होती है। और ये जी। जो आभासी है, ये भी सेम टू सेम ही है। कभी किसी चीज़ के कौन बारे में सी? कोई झट्टा-भास हो जाता है, तो कभी कुछ अच्छी चीज़ के बारे में उसी का तो वो गलत अभाव, आभासी उसी। धरातल पे ही घट रहा है ना अजय जी, थोड़ा सा इसको पकड़ जी, के रखें यहीं पे। जो आप कह रहे हैं किसी चीज के बारे में, वो चीज नहीं है जिसके बारे में वो कहा जा रहा है। जी। तो दोनों एक ही जैसी घटनाएँ हो रही हैं, अगर एक हम एक एक मनन। नहीं है, एक नहीं है, एक आभासी है, एक निसर्ग है, एक है, तथ्य है। एक तथ्य है और एक उसके बारे में विवरण है उसका। हाँ, जी, मैं समझ रहा हूँ कि वो बुद्धि ने कुछ उसका बनाया है। तो एग्जैक्टली। ये है ना? तो एक तरह से यहाँ पे मनुष्य चित्त की बुद्धि ऐसा कह रही है। मनुष्य चित्त में जो बुद्धि का आविर्भाव हुआ है, उसके कारण उसको हम कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है। तो अगर हम करेक्ट। स्वसमानता का नियम फ़ॉलो करें, हम्म। तो हाँ, जैसा इस समय हो रहा है, जैसे हम मनुष्य एक 5 फीट 6 इंच की संरचना है, इस हिसाब से इसमें बुद्धि जो भी है चित्त आविर्भाव हुआ।
ऐसे और भी बुद्धियों का आविर्भाव तो हो ही सकता है, जो अगर एक अनुमान प्रमाणित करे तो, हालाँकि जी अनुमान प्रमाण को ले जी। तो तो वहाँ फिर ये प्राकृतिक और आभासीय का वो भेद कैसे कहाँ, ये थोड़ा-सा मुझे इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालें। उस लेवल पे प्राकृतिक क्या है, आभासी क्या है? तो सब कुछ नैसर्गिक ही, फिर हमारी जो भावनाएँ हैं, जो भी हम देखिए, गढ़ते हैं। आप जैसे चीनी कहते हैं, चीनी आभासी चीज है, पर जो चीनी वास्तव में है वो आभासी नहीं है। जो उसका स्वाद है वो वो कुछ है वहां पर, क्या है वो नहीं जान पाएंगे। लेकिन जैसे आप बुद्धि में ये संग्रहित कर लेंगे कि वो चीनी है, तो वो चीज वो नहीं है जिसको आपने चीनी कहा है। इन दोनों में थोड़ा फर्क है। हाँ, लेकिन जब तक चीनी नहीं देखेंगे, चीनी नाम शब्द नहीं सुनेंगे, तब तक हम कह भी नहीं सकते कि चीनी क्या है, क्या नहीं। कहने की जरूरत क्या है? वहां जो है आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे भाषा में, बुद्धि हाँ, में। शब्द ही नहीं है ना वहाँ पे। अगर हम कोई चीज़ देखे नहीं, किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम देखें, या हमारे कहीं चित्र में छपे नहीं वो चीज़, कोई नाम जी रूप दे नहीं किसी चीज़ का, जी तो हम उसको, उसका तो ना शब्द नाम ले सकते हैं, ना शब्द ले सकते हैं, ना उसका, उसकी कोई किसी प्रकार की अगर कल्पना भी ठीक है, एक विकृति कल्पना होगी, क्योंकि ये तो चित्त का एक सिस्टम है, या बुद्धि का एक सिस्टम है, कि वो कुछ ना कुछ अलग से रचती है। लेकिन वो अगर नहीं देखे रहेंगे तो वो भी रचने में वो असफल है। तो ये मनन है मेरा थोड़ा-सा। जी, तो मैं नहीं, सोच सही रहा हूँ कि मनन है मैं। आपका। आपका सही मनन है, उसमें कोई त्रुटि थोड़ी है। हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वही बात गलत हो, उसमें भी कोई संभावना बिल्कुल है। परंतु इसको आप थोड़ा सा समझिए कि जो चीज आप बयान कर रहे हैं वो नहीं है जो उसका बयान है। इतना आप मानते हैं? जी, मानते मानते। तो करेक्ट। तो जो बयान है उस पे थोड़ा अगर आप टिकेंगे, उसको आभासीय कहा जा रहा है कि वो एक भ्रम है। वो जी, भ्रम नहीं है जो वस्तु है। जो जी, प्रकृति है वो भ्रम नहीं है, क्योंकि ये भ्रम हो या ना हो तब भी प्रकृति है। जी, करेक्ट। समझ गया। जी, तो क्लियर, प्रकृति जो है वो, स्पष्ट। ऐसा नहीं है कि प्रकृति आती जाती है और मैं जो है वो ठोस है। उल्टा है। ये जो मैं है, जो मन है, जो बुद्धि है, जो स्मृति है, ये सब अनुभवों पे आधारित है। लेकिन अनुभव जो है वो अनुभव जिसका हो रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं जान सकते कि वो क्या है। जी, आप अनुभव के आधार पे एक अपनी पूरी ठोस निष्कर्ष बना सकते हैं, पर किसका अनुभव है वो नहीं बता पाएंगे कभी। तो जिसका अनुभव हो रहा है वो निसर्ग है, और जिस अनुभव जी, के आधार पे हमने अपनी कल्पना गढ़ी है वो आभासीय है। वो 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 नहीं है जिसकी बारे में बात करी जा रही है, क्योंकि वो उसमें मिलावट आ गई, इंद्रियों की मिलावट आ गई, बुद्धि की मिलावट आ गई, आपके पुराने संग्रहित विचारों की मिलावट आ गई। ये सारी मिलावटें मिलकर के आप बनते हैं। आप इनसे भिन्न कहाँ हैं? आप इनसे भिन्न हैं क्या? कल ही एक मूवी देख रहा था, इसमें एल्जाइमर था किसी को, तो कैसे उनकी स्मृति धीरे धीरे मिट रही है, और वो कैसे उसको पकड़ के रख रहे हैं, और कैसे वो, उसका जो अंतिम डायलॉग था जब उनकी स्मृति बिल्कुल खत्म हो गई। उस मूवी का नाम है स्टिल एलाइस। एक बहुत फेमस एक लेक्चरर है किसी यूनिवर्सिटी में, धीरे धीरे उनको अल्जाइमर हो रहा है, कैसे वो छूटता जा रहा है उनसे जो उन्होंने इस जीवन में अर्जित किया है, और उसका जो दुख है, और उसके साथ साथ जो जो सहज है वो भी प्रकट हो रहा है। बड़ी विचित्र सी बात है कि जब अंतिम डायलॉग ये था, जब उनकी बच्ची उनको एक कविता सुनाती है, तो उसमें काफी कुछ था कि एक कोई ओजोन लेयर है वहां पर, कोई भूत आ रहे हैं, कुछ कुछ कहानी कविता के रूप में बच्ची ने वो सुनाया उनको। तो अपनी माँ से पूछा, जो बहुत एडवांस स्टेज में थी अल्जाइमर की, कि क्या समझ में आया। तो वो सब भूल चुकी थी क्या बोला बच्ची ने। ना उसके पास पुराना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था जिससे वो उसको इंटरप्रेट कर सके कि
बच्ची की कही हुए शब्दों का ये अर्थ है। तो वो उसकी स्मृति में उस समय, मदर की स्मृति में, कोई पुरानी शायद वो थी अपनी छोटी बचपन की कोई घटना थी, तो कहा प्यार। तो उसकी बच्ची ने कहा कि हाँ, बस वही कहा मैंने। आप समझ रहे हैं? ये है कि स्मृति जो है वो, आप उसके बिना क्या है, पर उसके बिना कुछ नहीं है, ये कहना निरर्थक है। बात सही नहीं बैठती फिर। और स्मृति कैसे बनेगी? अनुभवों के आधार पे, विचारों के आधार पे, मन के आधार पे, मैं के आधार पे, बुद्धि के आधार पे। ये सब स्मृति से भिन्न नहीं है, इसीलिए मैं स्मृति से भिन्न नहीं है। इसीलिए जो मैं है वो आभासी है। मैं आभासीय हूं। अगर ये बात पकड़ में आ गई तो जो बच गया वो प्यार है, प्रेम है। जो बच गया वो निसर्ग है। शायद मैं अपनी बात कह पाया या नहीं कह पाया, पता नहीं। कोई और जी अपने विचार रखना चाहे इस पे, क्योंकि हो सकता है बात स्पष्ट ना हो पाई हो। या आप ही कुछ और कहना चाहते हैं, अजय जी? जी। जी जी जरूर। आपने अभी लास्ट लाइन कहा, मुझे वो भाव में समझ चुका हूँ, भाव में समझा। लेकिन जी, हाँ, मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरा ऐसा मनन है, मेरा ऐसा अ, वो है कि अभी हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और हर एक सेल्स की अपनी प्रक्रिया है, और वो सारी सेल्स मिलके सब सब जीवंत हैं, मर रही हैं, जीवंत हैं। अब वो अपना डेटा ट्रांसफर करती हैं अगेन दूसरे सेल में। अब इस सब का निर्माण करते हुए कुछ यांत्रिक प्रक्रियाएं बनती हैं जो बॉडी में चलती रहती हैं, और फिर उसी के जरिए कुछ मानसिक प्रक्रियाएं भी, मानसिक मानसिक प्रक्रियाओं का भी आविर्भाव होता है। तो अब इन सब में ये सब किसके कारण हो रहा है? स्मृति के कारण हो रहा है, क्योंकि जो सेल है उसमें एक प्रकार की स्मृति है। तो अब इन सारी स्मृतियों से ही तो विचार आएंगे ना। विचार से स्मृतियां कहाँ बनेंगी? इन सभी के कारण स्मृतियों से ही विचार आएंगे ना। जी हाँ, तो वो कब मना किया कि स्मृतियों से विचार नहीं आएंगे? बिना स्मृतियों के विचार आ ही नहीं सकते। आप पहले भाषा विचार स्मृति में संग्रहित है, फिर विचार आते हैं। और जी विचार जी। केवल शब्दों को ही विचार नहीं कहते, जो छवियां हैं उनको भी हाँ विचार कहते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं, बाहर जो भी दिख रहा है वो एक विचार के रूप में, यानी एक छवि के रूप में स्मृति में अंकित है, उसको भी विचार कहते हैं। तो स्मृति से हम ही छब विचार आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जी, छवियां ही विचार हैं। बाकी ये मेरा ऐसा कहना है कि छवियां ही विचार हैं। और जो शब्द कहते हैं, ये तो हमारी एक योग्यता है कि हाँ, इनको हम ध्वनि में एक अर्थपूर्ण रूप दे रहे हैं, क्योंकि यह योग्यता है मनुष्य में। बाकी पर शायद कोई अन्य भी जीवों में। छवि, अजय जी एक चीज बताइए, कोई भी छवि या कोई भी विचार क्या सत्य है या आभासी है? कोई भी छवि, कोई भी विचार आभासी ही है। जैसे आप अभी एक मेरे सामने बॉटल रखी है, उस हाँ। बॉटल की जो छवि मेरे अंदर बन रही है, वो छवि आभासी है या बॉटल आभासी है? अ, छवि अब ये छवि आभासी है। और मैं ये भी कहूंगा कि वो बॉटल भी आभासी है, क्योंकि आभासी है, क्योंकि वो भी एक दिन खत्म ही हो जाएगी, वो है ना। कैसे कह रहे हैं आप? कैसे कह रहे हैं? अ, वो परिवर्तित हो जाएगी। तो वो तो दोनों ही नाम रूप के आभास हैं। ऐसा दोनों में आप मेरा मानना एक है कि एक एक मिनट थोड़ी देर रुकिए। जो बॉटल है और बॉटल की जो छवि बन रही है, छवि आभासी है बॉटल के संदर्भ में। हाँ, आप सापेक्ष में बॉटल पे आइए। आभासी है। अब बॉटल पे आइए, आप बॉटल के बारे में क्या जानते हैं छवि के कुछ अलावा? नहीं, छवि की तो फिर छवि है। कैसे कहेंगे कि वो परिवर्तनीय है कि अपरिवर्तनीय है? हाँ, देखिए, आप क्योंकि उस वो ये है वो बात यह है कि उसके बारे में आप कुछ भी निष्कर्ष लेंगे ना, वो वहां पे फंस जाएंगे। हम
जी, मेरा यही कहना था, दोनों ही आभासी हैं। एक तरह से वो जो हमारे चित्त में छपा, जो हमारी पर स्मृति में एक वो आभासीय बीज पड़ा। एक एक आभासी रचना कहती है कि जो निसर्ग है वो आभासी है, तथ्य जो है वो आभासी है। जी, एक आभासी चीज के ये निष्कर्ष पे आती है कि तथ्य आभासी है, तो वो बात थोड़ा सा गलत सी लगती है। हाँ, जो ये तथ्य है ये वो तथ्य है, उसको आप आभासी हाँ, चीज नहीं जान सकती, उस तथ्य को, उसकी छवि को जानती है आभास, और उस छवि के आधार पे वो निष्कर्ष बना रही है। जो जी, तथ्य जी, है, बिल्कुल। जो निसर्ग है, वो आभासीय चीज शब्दों में कैसे बयान करेगी? क्योंकि शब्दों के लिए हाँ, विचार चाहिए, छवियां चाहिए, स्मृति चाहिए, उसका संकलन चाहिए, आपस में संबंध चाहिए। इसीलिए ज्ञानम बंधम, अंत में ज्ञान बंधन है। जी, बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान वो नहीं है जिसके बारे में ज्ञान परिभाषित हुआ है। जी, जैसे पूर्णतः पेड़, सही। जी, बॉटल तो चलिए परिवर्तन है, पर एक जो पेड़ है वो निसर्ग है। उस पेड़ को जैसे आप पेड़ कहते हैं, वो आभासी बात हो जाती है। जी, अच्छा, विराट ने भी ज्वाइन कर लिया, पर आप थोड़ा देर से ज्वाइन किए विराट। आप आज की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, जो आपके दो प्रश्न थे उस पे बात हुई थी, और उसके बाद कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो अभी फिर से उसको उस पर बात करी जा सकती है, अगर आप बोलने की स्थिति में है तो, संक्षेप में। अन्यथा आप उसे सुने, और अगर आप समय से जुड़े अगले सत्संग में तो उस पर फिर से चर्चा की जा सकती है, या अपनी बात लिख करके आप भेज सकते हैं। कोई और मित्र जो जुड़े हैं, वो जो अजय जी ने कहा उस पे कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहें या प्रकाश डालना चाहें? विराट जी ने लिखा है, मुझे त्राटक की विधि जाननी है थी। मुझे तो वो विधि नहीं आती पूरी तरीके से, तो जिनको आती है उनसे समझिए। और जो थोड़ा बहुत पता है कि एक केंद्र पे अपना ध्यान केंद्रित करना, जैसे जो त्रिभुट त्रिपुट जो क्या बोलते हैं उसको, आंखों के दो आंखों के बीच में जो स्थान है आज्ञा चक्र वाला, वहां पर अगर आप ध्यान एकाग्र करते हैं तो उसको त्राटक कहते हैं। या किसी एक चीज को एकटक देखते रहना त्राटक है। तो उसका मैंने कुछ ज्यादा प्रयोग नहीं किया, ज्यादा कुछ बारे में उसके पता नहीं है, तो जो उसमें सक्षम है बताने के उनसे पूछिए तो ज्यादा उचित रहेगा। पर एक चीज जो आप आप नहीं, मतलब एक खाली निवेदन रखना चाहूंगा कि कोई भी विधि सीमित होती है। कोई भी विधि आपको थोड़ा दूर पहुंचा सकती है, पर उसके बाद वो विधि ही एक अवरोध बन जाती है या बन सकती है। वो क्या है जो बिना किसी माध्यम के उपलब्ध है? चाहे वो माध्यम स्मृति हो, चाहे वो माध्यम विचार हो, चाहे वो माध्यम मैं हूँ, इंद्रियां हो, शरीर हो, कोई भी माध्यम, उस माध्यम, किसी भी माध्यम के बिना उपस्थिति क्या है, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। यदि उत्तर आ गया तो वो किसी माध्यम से उत्तर आ रहा है, फिर वो उसको उस पे हावी हो जाएगा, उस पे आरोपित हो जाएगा, माध्यम मुख्य हो जाएगा, और जो है वो गौन हो जाएगा, वो छुप जाएगा, उस माध्यम से वो ढक जाएगा। बिना माध्यम के जीना क्या है? बिना माध्यम के होश क्या है? बिना माध्यम की उपस्थिति क्या है? क्या हम
इन प्रश्नों के साथ ठहर सकते हैं बिना कुछ विधि या बिना कुछ उपयोग लाए बीच में। तो वो जो समझ है वही एक उद्धारक है, वही एक रोशनी की किरण दिखाई पड़ती है जो आपको उस तरफ धकेल देगी जो बुद्धि से परे है, जो मैं से परे है, जो स्मृति से परे है, जो निसर्ग है। ये शरीर निसर्ग है, पर शरीर को जैसे ही आपने शरीर का वो आभासी बात हो, वो शब्दों की एक खेल हो जाएगा। फिर वहां पर वो जीवंतता नहीं है, छवि जीवंत नहीं है। वो जो पेड़ है उसमें तो प्राण बह रहे हैं, पर जो पेड़ शब्द है वो जीवंत नहीं। जो निसर्ग है वो पूरा जुड़ा हुआ है, जो छवि है वो टुकड़ों में बटी हुई है। और वो टुकड़े कैसे हैं कि छवि, एक छवि अपने आप को कुछ मान करके उसका कुछ निष्कर्ष निकाल करके बैठ गई कि मैं इस छवि को जान रहा हूं। पर वो जो छवि को जान रहा है और जो छवि है वो दोनों ही एक बात है, दो नहीं। मैं ही विचार हूं, मैं ही विचार है। बिना विचार के मैं का निर्माण नहीं होता। बिना विचार के, बिना बुद्धि के, बिना स्मृति के मैं नहीं टिक सकता। तो मैं का आधार क्या है? मैं का आधार वृत्ति है, अहम वृत्ति। अहम वृत्ति कहाँ टिकी है, क्या है? तो आप पाएंगे अहम वृत्ति है ही नहीं, आभासी है, झूठ है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि अहम वृत्ति झूठ है, उसके बाद कुछ बचता नहीं। उसके बाद जो बचता है उसी को होश कहा गया। पर वो सिद्धांत, ये भी एक सिद्धांत बन सकता है कि जब अहम वृत्ति का नाश होता है तो जो रह जाता है वो होश है। इसको भी बुद्धि अपने आप संकलित करके, इसका उच्चारण करके, इसका अभ्यास करके, इसको भी एक आभासीय स्तर पे निर्माण करके रख सकती है। वो फिर वो नहीं होगा जो होश है। इसीलिए जब रमन महर्षि ने मैं कौन हूं कहा, या मैं क्या हूं, अहम क्या है, तो ये बातें दोहराने से वो होश प्रकट नहीं हो सकता। होश आपके लाने से प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि वो होश आपके लाने से पहले है, वो आपके होने से पहले है। तो जो आपके होने से पहले है वो आप उसको कैसे प्रकट करोगे? तो कोई आपको होश दे नहीं सकता। ना आप कुछ करके उसको प्राप्त कर सकते हो, ना कोई विधि है, ना कोई अभ्यास है, ना कोई मार्ग है, ना कोई मार्गदर्शक है, और ना कोई मार्ग का अनुसरण करने वाला यहाँ पर कोई है। ये सब बातें आभासी स्तर पे होती हैं कि कोई मार्ग है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है। उस आभासी स्तर को पहुंच दीजिए तो क्या बचेगा? उपस्थिति, होश। पर इन बातों का अगर एक सिद्धांत बन गया तो फिर होश नहीं रहेगा, वो माध्यम प्रमुख हो गया और होश गायब हो गया। जो प्रेम शब्द है वो प्रेम थोड़े ही है। जो दर्द शब्द है वो दर्द थोड़े ही है। जो पेड़ शब्द है वो पेड़ थोड़े ही है। कृष्णमूर्ति जी के एक वाक्य है, डिस्क्रिप्शन इज नॉट डिस्क्राइब्ड। पिछली बार भी ये बात हुई थी कि जिसकी जो व्याख्या करी जा रही है वो नहीं है जिसकी व्याख्या, व्याख्या जो है वो नहीं है जिसकी व्याख्या करी गई है।
हम लोग व्याख्याओं में, छवियों में, विचारों में, सिद्धांतों में, बुद्धि में, अहम में, मन में, स्मृति में उलझे रहते हैं, और जो जीवन है, जो जीवंत है, उसको हम झूठ कह के नकार देते हैं। ये विडंबना है। विराट ने पूछा है, विज्ञान भैरव तंत्र की विधियों का क्या प्रयोजन है? देखिए, कोई भी विधि की एक सीमा है। ये नहीं कहा गया कि उनका क्या प्रयोजन है। उनका प्रयोजन तो बहुत संतों ने बताया है। जैसे ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र पे बहुत बड़ी व्याख्या करी है। हर एक विधि पे उन्होंने बहुत विस्तार में बताया। तो उनकी बात को ये नहीं कहा जा रहा कि वो बात सही है या गलत है। उसका प्रयोजन यही है कि चित्त को एकाग्र करना, उस उस जगह जहाँ बहुत उथल पुथल है वो थोड़ा शांत हो जाए। उस शांत पानी में जो अक्स है, जो चांद है, उसकी जो परछाई है वो दिखेगी। अगर पानी बहुत अशांत है तो वो चांद की परछाई नहीं दिख सकती। पर चांद की परछाई आभासीय है। अगर मन शांत भी हो गया, उसमें जो ज्ञान पैदा हुआ, उसमें जो समझ पैदा हुई, वो मन है, वो परछाई है, वो चांद नहीं है। ये भेद है। तो कोई भी विधि आपको एक सीमा तक ले जा सकती है, पर वो जो समझ है वो नहीं पैदा कर सकती, होश नहीं पैदा कर सकती। किसी विधि से अगर होश पैदा हो गया होता तो वो तो गणित की तरह हो जाता, फिर यंत्रवत हो जाता। उनका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा नहीं कहा गया, पर वही सब कुछ है, ये बात गलत हो जाएगी। वो माध्यम है। किसी भी माध्यम के बिना उपस्थिति क्या है, उस वो उपस्थिति क्या है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। जब यहाँ मेरी शब्द का उपयोग किया जाता है, उसका अर्थ सब कुछ है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्मृति, जो भी आप समझ सकते हैं कि मैं है, उसके बिना वो उपस्थिति क्या है? क्या वो उपस्थिति कुछ है भी, या वो एक गप है, बेकार की बात? अगर वो है तो फिर इन सब माध्यमों की कोई आवश्यकता नहीं। वो होना मात्र, वो उसके पीछे कुछ और नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई और उपस्थिति है जिस उपस्थिति पे वो उपस्थिति टिकी हुई है। उसी को होश कहा गया, उसी को जागरण कहा गया, जहां पर दृष्टा और दृश्य का जो द्वंद है, जो भेद है, वो विलीन हो जाता है। क्योंकि मैं जो भी सोचूंगा वो दृश्य है, मैं ही दृश्य है। रमन महर्षि तो एक कदम आगे चले गए कि मैं है ही नहीं, मन है ही नहीं। आभासीय भी, वो कहते हैं कि जब तुम आभासीय को ढूंढने जाओगे तो स्वस्फुरित कुछ होता है। अहम नाश भाज अहम अहम तया स्फुरति हृद स्वयं परम पूर्ण सत्य। वो स्फुरित होता है, स्वस्फुरित होता है, हृदय में स्फुरित होता है, पूर्ण है, परम है और सत्य है। स्वस्फुरित, हृदय में स्फुरित, परम है, पूर्ण है और सत्य है। कब? जब अहम का नाश हो जाता है। अहम यानी अहम से संबंधित सभी चीजें जब नष्ट हो जाती है। जब नष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि वो कहीं चली जाएंगी, वो उनकी सीमा दिख जाती है, उनकी एक लिमिटेशन दिख जाती है।
उनकी बाउंड्रीज दिखने लगती है कि जो विचार है वो नहीं है जिसके बारे में विचार किया जा रहा है, और जो विचारक है वो विचार है। तो आशा है कुछ स्पष्ट हुआ हो। ये भी हो सकता है कि कुछ और उलझन पैदा हो गई। तो अपने आप अपना मार्ग प्रशस्त कीजिए। देखिए, क्योंकि सारे शास्त्र, सारे गुरु केवल एक संकेत मात्र है। खुद उसको ढूंढिए। ये मेहनत खुद करनी पड़ेगी, नहीं तो एक सिद्धांत बन जाएगा, एक दोहराव बन जाएगा कि मेरे गुरु ने कहा है इसीलिए ये बात सत्य है। इस शास्त्र में लिखा है इसीलिए ये बात सत्य है। इस किताब में लिखा है तो झूठ कैसे हो सकता है। कृष्ण ने कहा है तो इसीलिए सत्य है। ये नहीं कहा जा रहा कि जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु कहते हैं वो झूठ है। वो बात नहीं है, पर वो उनकी मौज है। किन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, कैसे उसको अभिव्यक्त किया। पर वो जो अभिव्यक्त किया वो नहीं है जो उनका उनके साथ घटा, जो उन्होंने पाया। वो उसकी अभिव्यक्ति वो नहीं है जो हुआ। और उस हुए की अभिव्यक्ति से, जो अभिव्यक्ति को आप अपने अनुसार एक हम अपने अनुसार ढाल देते हैं एक विचार में, एक सिद्धांत में, तो वो कैसे हो गया जो वहां घटा था। इसीलिए सब गुरु शास्त्र केवल एक संकेत मात्र है। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा कही है। संग बैठने से वो घट जाता है। संग बैठने से होश प्रकट हो जाता है। बेशक आप उसके बारे में उसको बयान नहीं कर पाए। प्रेम, कैसे आप प्रेम के ऊपर आप किताबें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर क्या वो प्रेम है? अभिनय कर सकते हैं प्रेम का, क्या वो प्रेम है? क्या हम प्रेम को जान भी सकते हैं कि प्रेम क्या है? क्या मैं के रहते हुए प्रेम होना संभव है? कहीं हम स्वार्थ, भय, तदात्म, अहंकार, मोह, इन सबको तो प्रेम नहीं समझ बैठे। जब तक समझने वाला है तब तक प्रेम कैसे संभव है? क्या प्रेम को समझा भी जा सकता है, बुद्धि में उतारा जा सकता है? प्रेम जीवंत है। प्रेम शब्द मुर्दा है। प्रेम की छवि मृत है। तो आज यहीं पे रुकते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है तो आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।